जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में सबकी बल्ले, डिफेंस की अलग कमेटी, सरकारी गजट जारी, कर्मचारी पेंशनर्स शामिल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग की समिति गठित की जा चुकी है और अब इसका सरकारी गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो इस गजट नोटिफिकेशन की में कुछ चीजें हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करने वाला और 8वें वेतन आयोग में जो आपके लिए होने वाला है दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या चीज कवर की गई है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं कि इसमें शर्तें दी गई हैं कि आयोग किस प्रकार से काम करेगा, किस चीज को देखते हुए काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा। तो आयोग के लिए कुछ यहां पर शर्तें दी गई और किस चीज के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 8वें पे कमीशन में किस किस डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है, यानी कि 8वां जो वेतन आयोग सेंट्रल जो पे कमीशन है किस किस डिपार्टमेंट के लिए लागू है, वहां के कर्मचारी पेंशन भोगी, ये सारे इसमें शामिल हैं, ये इसमें बताया गया है। और किसको ज्यादा फायदा, जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन के तहत किसको ज्यादा फायदा दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे यार क्या अलग अलग फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस चीज में प्रोडक्टिविटी को देखते हुए गवर्नमेंट जो है अलाउंसेज, इंसेंटिव, बोनसेज, यहां पर इसके ऊपर खास फोकस किया गया है कि किसके अलाउंसेज बढ़ाए जाने चाहिए, किसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, किसको बोनस को फिर से जो है किस प्रकार से रिव्यू किया जाना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छा काम करने का। ठीक है, अच्छा जी, इसमें दोस्तों एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, यूपीएस और ओपीएस तो दोस्तों ऑलरेडी है ही, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो इसके लिए भी दोस्तों कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इनके लिए वेतन आयोग क्या काम करेगा। ठीक है, 8वें वेतन आयोग को दोस्तों कुछ खास अधिकार दिए गए हैं ताकि वो इन अधिकारों का प्रयोग करके सही तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट से, आपको पता है डिफेंस है, जैसे आपका रेलवे है, आपका कई मतलब डिपार्टमेंट है सेंटर के, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अलग अलग जो है उनका जो है ड्यूटी का वो होता है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब जॉब प्रोफाइल समझ सकते हैं आप कि अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी या फिर भत्तों का रिव्यू करना, उसके लिए रिकमेंडेशन देना। अब जैसे डिफेंस में है तो अगर यह समिति में आपको पता है दोस्तों कि कुछ नियुक्त कर दिए गए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि भाई वो डिफेंस के बारे में इतना जानकारी रखते होंगे, तो उनको ये अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि आप वहां से अलग से एडवाइजर्स, एक्सपर्ट लेकर के आप डिफेंस की पूरा रिपोर्ट देंगे कि इनके इन चीजों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलो एक तो मैं आपको आगे ही दिखा दूंगा, बाकी इसमें समय सीमा के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यह है भारत का राजपत्र। डेट देखिए, 3 नवंबर को यह प्रकाशित किया गया है दोस्तों, द गजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वित्त मंत्रालय ने दोस्तों प्रकाशित किया है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। अध्यक्ष आपको पता है दोस्तों श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, और सदस्य सचिव ये आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। अच्छा, मैं थोड़ा अंग्रेजी में ही चलता हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको समझा भी दूंगा हो क्या रखा है। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन विल बी एज फॉलो, कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं ये पे कमीशन के लिए है दोस्तों। ठीक है ना, कि इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे पे कमीशन, टू एग्जामिन रेकमेंड चेंजेस दैट आर डिजायरेबल एंड फिजिबल इन द इमोलमेंट इंक्लूडिंग पे अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज बेनिफिट्स इन कैश और काइंड। देखिए, पे कमीशन को जो है पे कमीशन एग्जामिन करेगी और रेकमेंड करेगी आपके सैलरी में, आपके भत्तों में, और जो अदर फैसिलिटीज और बेनिफिट दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को और पेंशनर्स को दोस्तों, तो उनके लिए उनको एग्जामिन करेगी कि कितना बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, उसकी पूरी उसको एग्जामिन करके रेकमेंड करेगी। और क्या है दोस्तों, डिजायरेबल एंड फिजिबल। ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि कुछ हवा की ही बातें चल रही हैं, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, वो हर चीज से अनुकूलित होना चाहिए। ठीक है ना, ग्राउंड में जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाई सारी चीजों को देखते हुए कि भैया जो है देश का अर्थव्यवस्था भी देखनी है, आपके पास उतने जिन साधनों की आप रेकमेंड कर रहे हैं क्या वो संसाधन हमारे पास हैं भी या नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के कुछ हवा की बातें नहीं होंगी, बातें वो होंगी जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस आधार पर जो है आपको एग्जामिन करना है
और रेकमेंड करना। ऐसा नहीं कि बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है, लेकिन सब चीज को ध्यान में रखते हुए। आपको पता है जैसे हम अपने घर में ही बजट रखते हैं कि भाई इसके लिए ये, इसके लिए, तो कुछ काम के लिए हम किसी को देते हैं तो उसको बजट निर्धारित करते हैं ताकि सारा काम चल जाए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफा वो हो जाए। तो ये कुल मिलाकर के पे कमीशन के लिए हिदायतें दी गई हैं कि आपने रेकमेंड करना है, लेकिन थोड़ा कुछ ख्याल रखना है। अब इसमें कुछ जो है डिपार्टमेंट दिए गए हैं किस किस को लिए ये लागू है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय: सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए 8वां वेतन आयोग लगेगा। पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी आते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल डिफेंस, ये इसमें शामिल हैं। पर्सनल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, है ना, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, क्योंकि वहां पर सेंटर की ही गवर्नमेंट रहती है, सेंटर से ही संचालित रहती है, तो वहां के जो वो हैं उसमें उससे संबंधित जो भी पर्सनल है। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एक्सक्लूडिंग आरबीआई, सेटअप रेगुलेटरी बॉडीज के जो मेंबर्स हैं दोस्तों आरबीआई को छोड़ के, सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ हाई कोर्ट हुज एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो यूनियन केंद्र की तरफ से जिनका एक्सपेंडिचर उठाया जाता है हाई कोर्ट में, वो वाले एम्प्लॉय। जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट इन यूनियन टेरिटरी, तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें शामिल हैं। अब इनकी बात कर रहे हैं तो दोस्तों और ये तो सर्विंग है, इनके पेंशनर भी शामिल हैं उसमें, ठीक है। आपको थोड़ा डाउट मत रखना कि पेंशनर को भी है या नहीं है, उनके लिए भी है, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा आगे करके चलते हैं। टू वर्क आउट एन एमोलमेंट स्ट्रक्चर कंडुसिव टू अट्रैक्टिंग टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, प्रोमोटिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क कल्चर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ रही है कि पे कमीशन को इस प्रकार से निर्देश किया है कि आप इस प्रकार से ये जो बोनसेज हैं, ये इंसेंटिव है, प्रोडक्टिविटी की जा रही है, परफॉर्मेंस की जा रही है, तो इन चीजों को इस हिसाब से आप बढ़ाएंगे कि जो है इससे जो कर्मचारी हैं, आप देख रहे हैं प्रमोटिंग एफिशिएंसी। भाई कोई लायक है, कोई काम आपने देखा होगा, कोई भी डिपार्टमेंट है, कुछ भी है दोस्तों, वहां पर भैया किसी की एफिशिएंसी अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन सैलरी सबकी बराबर होती है। तो ऐसे में उनकी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देना जरूरी है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको वो निभाना पड़ेगा। नहीं निभाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज का फर्क पड़ेगा कि कुछ इंसेंटिव वगैरह की जैसे बात की जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड है ये सारा, समझ रहे बात को आप। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पे कमीशन किस हिसाब से रिपोर्ट देगा। एक बार बीच में भी आया था ना कि प्रमोशन के ऊपर भी आया था कि भाई प्रमोशन इस हिसाब से होंगे कि आपका परफॉर्मेंस के आधार पर, या फिर जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो लगता है वो भी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है दी जाएगी। बीच चली थी बीच में बात, आपको शायद याद होगा। तो इस चीज पर पे कमीशन, 8वां पे कमीशन काम करेगा दोस्तों, देख लेना इस चीज को, जो इंस्ट्रक्शन इसीलिए इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग, अब ये तो आपने प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस लिंक पैरामीटर फॉर अप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम, जो मैंने आपको बोला, टू रिवार्ड एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल लेवल पर अच्छा काम कर रहा है, तो उनके एक्सीलेंस को रिवार्ड करना है, ठीक है। उनको कुछ इंसेंटिव स्कीम यहां पर देनी है, ठीक है ना, ताकि उनका परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बढ़ सके, जो उनको मोटिवेशन मिल सके। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान इस चीज के ऊपर है। टू रिव्यू एग्जिस्टिंग अलाउंस एंड कंडीशन of their admissibility and recommend their rationalization keeping in view of multiplicity of allowances। allowances को भी जो है कंडीशन के हिसाब से रिव्यू किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि भैया जैसे डिफेंस में कि एल्टीट्यूड का है इतने, अब वो तो होता ही है, आपको पता ही है, लेकिन बढ़ोतरी तो होगी, ठीक है। टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय बोर्न ऑन नेशनल पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस और एनपीएस के तहत जो ग्रेचुइटी मिलती है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो मिलती है, आपको बताइए, तो उसको भी रिव्यू करना और उसको रेकमेंड करना कि भाई कितना होना चाहिए अगर ग्रेचुइटी इनको मिलती है। अभी तो आपको पता है कितना है, 20 लाख या 25 लाख, जरा कमेंट में लिख करके बताना। टू रिव्यू द डेथ कम ग्रेचुइटी पेंशन ऑफ एम्प्लॉय नॉट बोर्न ऑन नेशनल पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग
यूनिफाइड पेंशन एंड मेक अब देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत भी ले रहे हैं पेंशन या सैलरी ले रहे हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि उनका भी ग्रेजुएटी का रिव्यू करना है और अपनी रिपोर्ट देनी है, ठीक है। टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ द एबो कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशन इन कंट्री एंड नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस, द नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट ने इस हिसाब से निर्देशित किया है 8वें वेतन आयोग को, ठीक है, ताकि वो देश की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से रेकमेंड करे। ऐसे नहीं कि इतना बोझ बढ़ जाए कि मतलब जो है देश की अर्थव्यवस्था उसको झेल ना पाए, तो उसको बैलेंस करके चले। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए, उनको ये भी इंश्योर करना है कि जिस चीज के लिए वो बात कर रहे हैं कि इनको ये मिलना चाहिए, इनको ये मिलना चाहिए, तो उसके लिए संसाधन भी होने चाहिए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या इसमें अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब देखिए नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बेसिकली ओल्ड पेंशन स्कीम होती है दोस्तों, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है एम्प्लॉय का, बस उसको 50% पेंशन मिल जाती है बिना कंट्रीब्यूशन के। अब एनपीएस यूपीएस में तो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, ठीक है। तो जो ये पेंशनर हैं इनके बारे में भी रिपोर्ट देनी है। अभी तक तो जो भैया आपका पेंशन का जो ढांचा है इतना है, क्या पता इसमें चेंज हो, कुछ बदलाव हो, तो इसकी भी जो है देनी है उन्होंने रिकमेंडेशन। द लाइकली इंपैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच यूजुअली अडॉप्ट टू अ रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशन। देखिए इन्होंने जो है पे कमीशन ने जो फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो वित्त है उनके साथ में भी इस चीज पर चर्चा करनी है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बताया गया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन को ही उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करती हैं और उसी को फॉलो अप करती हैं अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए, इसलिए चर्चा उनके साथ भी करनी है। द प्रीवेलिंग एमोलमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट एंड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो पीएसयूज हैं, सेंट्रल पीएसयूज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, तो इनका भी जो है एक खाका तैयार करना है, इनकी भी रिपोर्ट देनी है कि इनको भी क्या क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ बढ़ना तो यहाँ पर भी अपनी वो देगी यहाँ पर रिकमेंडेशन। द कमीशन विल डिवाइड इट्स ओन प्रोसीजर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एंड मे अपॉइंट सच एडवाइजर इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessarily. Ministry and departments of government of India shall furnish such information and document other assets. अब यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि पे कमीशन अलग अलग डिपार्टमेंट से, भाई जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंस का है, रेलवे का, तो वहाँ के एक्सपर्ट या एडवाइजर्स अपने साथ शामिल कर सकती है। उनकी अध्यक्षता में एक छोटी छोटी कमेटियां गठित कर सकती है कि भाई आप डिफेंस का देखिए, आपके साथ ये हैं, आप जो है रेलवे का वहाँ से करिए, आप इसका करिए, आप इस डिपार्टमेंट का करिए, क्योंकि पे कमीशन अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में भाग करके फिर लास्ट में उनको कंपाइल करके अपने हिसाब से करिए। ये तरीका पे कमीशन का होगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी अलग अलग वो गठित हो सकती हैं कि वो केवल डिपार्टमेंट के ही हिसाब से काम करें, बाकी कंपाइल तो वहाँ पर सेंट्रलाइज हो गई हो। और इसके बाद करेंगे दोस्तों ये रिपोर्ट रेकमेंड करेंगे, विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ ऑफ दिस डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, 18 महीने के अंदर। अब ये मत लगा लेना कि अभी ये नवंबर चल रहा है तो 18 महीने आपने जोड़ दिए। देखिए हो सकता है 15 महीने में भी दे दे रिपोर्ट, 16 में भी दे दे, 14 में भी दे दे दोस्तों, अगर काम पूरा कर लेगी। पर लेकिन अल्टीमेट टाइम जो दे रखा 18 महीने है, तो 18 महीने के अंदर अंदर दे देना है, ठीक है। उसमें 1 साल के बाद भी भाई ज्यादा तेज काम करेगी तो वैसे 1 साल में देगा कोई नहीं, लेकिन 13, 14, 15, 16 महीने में होप है कि वो दे देंगे। इससे लेट तो नहीं देंगे, क्योंकि ये तो 18 महीने का टाइम है ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो गजट लाया गया है दोस्तों, गजट ऑफ इंडिया 8वें वेतन आयोग से संबंधित, आप इस चीज को समझ गए होंगे। वीडियो यहीं पर करता हूँ समाप्त। आपकी कुछ राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो होगी समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।